हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सबसे पहले चर्चा करेंगे चांदी की, जहां पर लगातार एक उठापटक का दौर चल रहा है। एक के बाद एक या तो बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट दिख रही है। आज खुलने के साथ ही हमने चांदी में देखा 15,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख गई। कल हमने देखा था एक बड़ी तेजी थी, 27,000 रुपए तक दाम बढ़े थे और वो सारी तेजी गायब हो गई झटके में। अभी भी फिलहाल देखें MCX पर चांदी तो 2,39,000 रुपए के नीचे है। करीब 5% की गिरावट अभी भी दिख रही है और जो सोमवार का रिकॉर्ड हाई लगा था 2,54,000 रुपए के ऊपर का, वहां से अभी भी करीब 15,000 रुपए से ज्यादा नीचे चांदी। काफी वॉलेटाइल मार्केट हो गया। क्यों इतना वॉलेटाइल है? क्या चांदी से दूरी जरूरी है या मजबूरी है? ये चर्चा करेंगे। साथ ही क्यों इतनी उठापटक है, आगे क्या होगा, कब मार्केट में स्थिरता आएगी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, नितिन केडिया हैं नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के और फाउंडर हैं केडिया फिनकॉर्प के, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और शुगर सेक्टर पर बातचीत करने के लिए आगे हमारे साथ DG होंगे इस्मा के दीपक बलानी जी। सबसे पहले शुरुआत नवनीत जी आपसे करेंगे। चांदी में काफी उठापटक चल रही है, क्या हो रहा है सर चांदी में? कब तक स्थिरता लौटेगी? क्या करना चाहिए? क्या नो ट्रेड भी अच्छा ट्रेड माना जाता है? क्या उस रणनीति के साथ काम करें क्या? शायद नवनीत जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। नितिन जी आपसे मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह की अस्थिरता दिख रही है चांदी में, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए? ऐसे दौर में क्या सलाह है और कब ये स्थिरता थमने वाली है? देखिए, ये जो वोलेटिलिटी है ये लो वॉल्यूम्स की वोलेटिलिटी है और ये हम लोग कहते आए हैं कि 24 तारीख से लेके 4 तारीख का जो समय होता है जनरली वो मार्केट से बाहर रहने का समय होता है, क्योंकि केवल इंडिया और चाइना के मार्केट एक्टिव होते हैं। बाकी जितने भी मार्केट्स हैं वो यूरोप के हों या फिर मान लीजिए US के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो सारे ही मार्केट जो है छुट्टी पे चले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है वो बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए बाजार के साथ में। लेकिन उसके साथ ही विश्वनाथ जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो ये जो वोलेटिलिटी है ये बहुत सीमित दायरे में चल रही है। मतलब अगर आप देखें तो नीचे में 70 का लेवल नहीं तोड़ रहा है और ऊपर में जो है 78-80 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज वाइड हो गई है, लेकिन कुछ समय के लिए जो बाजार की रेंज है वो उस नीचे में 66, 67 और 84 की हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगर जो ट्रेडर्स समझबूझ के साथ इन लेवल्स का इस रेंज का फायदा उठाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोमानी जी यहाँ पे हैं और वो तो मतलब इंट्राडे लेवल्स के मास्टर ब्लास्टर है। तो मेरे ख्याल से ये समय वो है जब अगर हम इंट्राडे में सोमानी जी की हेल्प लेके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। नीचे के जो लेवल घरेलू बाजार में आप देखेंगे तो 2021-22 तक उस दिन फिसला भी था और ऊपर में 250 के ऊपर कल भी गया था, तो 2,51,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी। सोमानी जी आप कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे सलाह देंगे? क्या अभी ट्रेड लेना चाहिए या जैसा नितिन जी कह रहे हैं कि 4 जनवरी तक दूरी बनाकर रहना ही बेहतर है? आपकी सलाह क्या है? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सारे सहयोगी को और पूरे आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम आशा करते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए बहुत मंगलमय साबित हो। केडिया जी बहुत बहुत धन्यवाद इन प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। और रही बात लेवल की विश्वमोहन जी, तो मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी एक्सट्रीम है, निरंतर मार्जिन बढ़ते जा रही है और जो काउंटर ये 2,50,000 का हो गया, मतलब इसमें 2 या 4% बोले तो 7 से 8,000 रुपए हो जाते हैं। बट लेवल्स अगर मैं अभी भी बात करूं तो मुझे लगता है कि जैसे केडिया ने कहा, ये रेंज जो है ये रेंज बड़ी हो गई है। नीचे में $68, ऊपर में $78-81, ये इतना बड़ा दायरा हो चुका है। आज अगर कोई बाय करना चाहता है तो आई थिंक 2,34,500 ये लेवल है जहां पर बाय किया जा सकता है। 2,42,000 से 2,48,000 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है, लेकिन 2,30,000 का मात्रा इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 30,000 स्टॉप लॉस, 2,34,500 बाइंग का लेवल है और 2,42,000 के टारगेट के लिए। अगर इस वॉलेटिलिटी को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी एपेटाइट है, तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बाई साइड में रहे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। CME ने जिस तरह से मार्जिन लगातार दूसरी बार बढ़ाए हैं और मार्जिन में एक बड़ी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। CME ग्रुप ने सिल्वर पर जो मार्जिन को
मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए $22,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया है। महीने की शुरुआत में ये मार्जिन $20,000 के आसपास हुआ करता था और 12 दिसंबर को पहले ही 10% की ये बढ़ोतरी हो चुकी थी। कुल मिलाकर मार्जिन में करीब 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। केडिया जी बताइए, सीएमए की मार्जिन में बढ़ोतरी की वजह से भी क्या कुछ इसका बाजार पे असर हो रहा है क्या? बिल्कुल विश्वमोहन जी, ये पेपर एसेट वर्सेस रियल एसेट की लड़ाई चल रही है। और जब भी कभी मार्जिन बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेपर एसेट्स के अंदर जो लो रिस्क ट्रेडर होते हैं या मान लीजिए जो वीक ट्रेडर्स होते हैं, उनको अपनी पोजीशंस जो है वो अनवाइंड करनी पड़ती है। तो ये जो हमने सीएमई के अंदर मार्जिन बढ़ते हुए देखे, और इनफैक्ट ये सीएमई नहीं, अभी हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो शंघाई है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, सभी जगह मार्जिन बढ़ेंगे। और ये मार्जिन की वजह से जो वोलेटिलिटी है, ये हमें 10 से 15 जनवरी तक देखने को मिलेगी विश्वमोहन जी। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन की वजह से जो कमज़ोरी है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। और हमारे साथ इस वक्त नवनीत जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। चांदी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज भारी गिरावट चांदी में देखने को मिल रही है, करीब 6% के नीचे 2,36,000 के लेवल पर एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है और भारी गिरावट 15,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट हमने अब तक चांदी में देखी है। कल के सेशन में 7% की ज़ोरदार तेज़ी थी। ये जो बड़े स्पाइक्स आते हैं और फिर बड़ी गिरावट चांदी में देखने को मिल रही है, इस वक्त निवेशकों को क्या रणनीति चांदी में बनाकर चलना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार वो बना तो लेते हैं लेकिन एक दिन में इतने बड़े बड़े करेक्शंस आ जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि आगे जाकर अब क्या होगा। तो इस वक्त निवेशकों को कौन से लेवल्स वो होंगे जहां पर अपना फोकस रखना चाहिए और किस तरह की रणनीति अगले साल के लिए यहाँ पर होना चाहिए चांदी में? पिछले एक महीने से जितने इन्फ्लुएंसर या फिन इन्फ्लुएंसर रील बना रहे थे, उससे ये एक बहुत स्वाभाविक तौर पे संभव हो चुका था या पता चल गया था कि चांदी की जो आंधी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाली है। और पिछले 15 दिनों में हम वही देख रहे हैं कि रोज 10 से 15 हजार पॉइंट की घटबट हमें प्राइसेस में देखने मिल रही है। और लास्ट 3 दिन तो मैं कहूंगा कि ये हमारे भी करियर में पहली बार ऐसा देखने मिला कि चांदी 25-30 हजार रुपए का मूवमेंट एक एक दिन में दे रही है। तो आई थिंक मैं, केडिया जी और बाकी सब इस बाजार से करीब करीब 20 साल से जुड़े हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की वोलेटिलिटी सस्टेनेबल बेसिस पे रिटेल निवेशकों के लिए हमेशा दुखदायक ही रही है और हमेशा उनको परेशान की है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि करीब एक मैसिव डिस्पैरिटी चल रही है कॉमेक्स के डिराइव्ड प्राइस और एमसीएक्स के प्राइसेस के बीच में। करीब करीब 14,000 साढ़े 14,000 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है चांदी के डिराइव्ड प्राइस, जो कि करीब 2,22-2,23 के आसपास होना चाहिए, और जो करंट मौजूदा भाव है उसके बीच में। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए 2-4 दिनों के लिए चांदी से और दूर रहना चाहिए। जैसे जैसे डिस्पैरिटी कम होगी, शायद कॉमेक्स उतना ना गिरे ना हिले, बट हमें एमसीएक्स पे एक रीजनेबल करेक्शन और देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए रिटेल निवेशक अभी भी उसमें दूर रहे। स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। ऑल इन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी चांदी में आते हुए देख लिया है और यहाँ से जो वोलेटिलिटी है वो कम नहीं होगी। मान के चलिए कि 2.10 और 1.90 तक के भी स्तर आपको बहुत झटके में देखने मिल सकते हैं। एंड दीज विल बी द लेवल्स जहाँ पे आप ठीक ठाक निवेश करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। ओके, अभी वेट एंड वॉच का मोड करें। जैसा केडिया जी कह रहे थे कि 4 जनवरी तक ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, तो 5 जनवरी के बाद से फिर रियल रिफ्लेक्शन आएगा। एक सवाल केडिया जी आपसे होगा कि घरेलू बाजार में चांदी का प्रीमियम काफी ज्यादा हो रहा है, रिटर्न भी आप कैलकुलेट करें तो काफी ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर, क्या वजह है, क्यों इतना ज्यादा प्रीमियम है सर घरेलू बाजार में? जैसा भी नवनीत भाई ने कहा कि अगर हम पैरिटी निकालते हैं तो ये बहुत बढ़ गई है। और अगर मैं लाइव आपके सामने 20 सेंट के ऊपर लेता हूँ, 20 सेंट हम इंपोर्ट प्रीमियम ले रहे हैं, जो कि 4-5 दिन पहले था, जो कि अभी बढ़ के 80 सेंट हो गया है। तो 20 सेंट पे ये जो लाइव डिफरेंस चल रहा है विश्वमोहन जी, ये 18,000 रुपए का चल रहा है। और अगर मैं 80 सेंट ले लेता हूँ तो ये लगभग 16,000 रुपए के आसपास आता है। देखिए, ये बहुत मतलब समझने वाली बात है कि एमसीएक्स के अंदर जो है, मतलब कोई ओपन इंटरेस्ट अगर आप 9 दिसंबर से लेके अभी तक का देखेंगे तो 12,000 के आसपास ही चल रहा है ऑन एन एवरेज। कोई बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमने देखा था बीच में कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग आ रही थी। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो 18,000 रुपए का प्रीमियम है, ये बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि आर्बिट्रेजर्स जो हैं वो जनरली 2 से 3,000 रुपए के प्रीमियम पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है, जिसमें उन्होंने बाहर के चांदी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको उन्होंने एमसीएक्स के ऊपर बेचा हुआ है बैंक के साथ भाव काट के। अब ये बात अगर हम इसको कोरिलेट करें अक्टूबर के महीने में, जहां पे स्पॉट और फ्यूचर के बीच में एक डिस्पैरिटी आ गई थी और लोगों ने फ्यूचर बाय करके बैंक के साथ जो पोजीशंस बनी हुई थी उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया था, और उसको भी हमने देखा किस तरीके से बाहर के प्लेयर्स ने उस बदले को घुमा दिया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैन स्ट्रीट जैसा कोई एक बड़ा फंड हाउस है
या कोई बड़ा प्लेयर है जो इसको मैनेज करके चल रहा है। और आज हम सेबी को एक पत्र भी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के साथ में 9% का डिस प्राइस होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर क्रोनोलॉजी समझेंगे तो कल ही विश्वनाथ जी गुजरात के किसी अखबार ने एक छोटी सी न्यूज निकाली कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है सोने चांदी में बढ़ सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ सकती है तो 8 और 9% के ट्यून में नहीं बढ़ सकती, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान रिटेल निवेशक को होने जा रहा है, जो अभी एंटर कर रहा है एमसीएक्स के अंदर या मान लीजिए मार्केट के अंदर। क्योंकि जैसे ही ये प्राइस बराबर होंगे, 18,000 रुपए तो अपने आप टूट जाएगा। अगर मान लीजिए चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 5 तारीख को जिस समय खुलेगी, वो 5 तारीख को खुलने के बाद अगर इसी लेवल पे रही या 1-2 सेंट नीचे आई और सप्लाई बैंकों ने बढ़ा के दे दी प्रीमियम को देखते हुए, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका बैठे बिठाए 18 से 20,000 रुपए किलो का नुकसान हो जाएगा। जैसा हमने अक्टूबर में देखा था कि केवल प्रीमियम में 30,000 रुपए का नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का हुआ था। तो इसलिए हमारा मानना है कि अगर आप भारतीय बाजार में निवेशक हैं और नई चांदी लेने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस समय दूर रहे। आप जितना अपना फोमो दिखाएंगे, वो फोमो में जो आपका नुकसान होगा वो इसी तरह के प्लेयर्स को फायदा मिलेगा। और ये वो समय जब एमसीएक्स को और सेबी को हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठना चाहिए, उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए और इस चीज का पूरा प्रमाणित जांच होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बुलियन वाले व्यापारी हैं, उनका जो नुकसान होता है इस तरह की चीजों में, जब वो बैंक से प्राइस करके एमसीएक्स में अपने आप को हेज करके चलते हैं, तो वो अपने नुकसान से बच सके। क्योंकि हेजिंग में 15-15 हजार रुपए का अगर नुकसान होगा, तो व्यापारी के सामने दुकान बंद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह के प्रीमियम में अगर आप जल्दबाजी में कूदेंगे फोमो रख कर कि नहीं मुझे भी खरीदना है, चांदी कहीं भाग नहीं रही है, तो आप इंतजार कर ले, जब प्रीमियम सेटल होगा, भाव जब एट पार हो, तब उस दौरान खरीदे। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बड़े प्रीमियम हमने दिवाली धनतेरस के आसपास भी देखा था, वही प्रीमियम अब वापस से इस मार्केट में दिख रहे हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों से गोल्ड पर भी राय लेंगे, उससे पहले दीपक बलानी जी के पास चलते हैं, डीजी हैं इस्मा के। सर, दीपक जी, गुड मॉर्निंग। और आपको नए साल की सबसे पहले एक बधाई भी दे देता हूं, अग्रिम बधाई दे देता हूं। एक पॉजिटिव खबर है कि ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इंडस्ट्री के लिहाज से ये कितनी बड़ी राहत है? क्वांटम तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, 50,000 टन एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और कि इससे क्या फायदा होगा? नमस्कार विश्व मोहन जी, नमस्कार आपको भी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल लगभग अच्छा ही निकला है और अगले साल का भी हमें होपफुल है कि अच्छा निकलेगा इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि ऑल्दो एक बहुत छोटी मात्रा में, बट सरकार ने लगभग 50,000 मेट्रिक टन का ऑर्गेनिक शुगर का रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी से इसको हटा लिया है और इसको पर फाइनेंशियल ईयर लगभग 50,000 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। इससे डेफिनेटली एक नए एवेन्यूज जो इंडियन प्रोड्यूसर्स और मिलर्स के लिए खुलेंगे। और ये भी है कि फिलहाल हमारे देश में ऑर्गेनिक शुगर प्रोडक्शन काफी लिमिटेड है और बहुत ही कम मिल्स हैं जो कि सर्टिफाइड हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इससे ये होगा कि जो लोग आगे इसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक शुगर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। और क्योंकि इस साल भी हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं जो वाइट शुगर की, वो काफी कम है और पैरिटी नहीं बन पा रही है, तो हमें ऐसे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है जहां के हमको एडिशनल रेवेन्यू और वैल्यू रियलाइजेशन मिले, जहां पे हमें निश मार्केट एक्सेस करने का मौका मिले और हमें कुछ एडिशनल उस पर रेवेन्यू मिले। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर है और इससे हमारे मिलों को काफी इंकरेजमेंट मिलेगी कि ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्ट में भी वो अपने को एक्सप्लोर करें। तो अच्छी बात है, अलग अलग राहत मिलती है तो एक साथ आपके लोगों के लिए धीरे धीरे करके फायदा तो मिल ही रहा है। लेकिन जो लगातार आप लोगों की डिमांड रही है मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने को लेकर शुगर की, और साथ ही इथेनॉल प्राइसेस रिवीजन को लेकर, उस फ्रंट पर कुछ फैसला होगा क्या नए साल में सर? देखिए, बिल्कुल नए साल में मैं तो बोलूंगा इसी शुगर सीजन में एमएसपी के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन होने की संभावना है। हम सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनफैक्ट यूपी में भी जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो काफी नीचे आ गए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, और इससे लगता है कि जो केन पेमेंट है, केन एरियर्स बढ़ने की उम्मीद है और सरकार भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हम बिल्कुल डिस्कशन कर रहे हैं और हमें लगता है, हम बहुत होपफुल हैं कि इसी शुगर सीजन में बहुत जल्द सरकार जो है एमएसपी पे कोई ना कोई पॉजिटिव फैसला ले लेगी। सर, आपने वक्त निकाला,
एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टील इंडस्ट्री की। खबर यह आ रही है कि घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी गई है। सेफगार्ड ड्यूटी 3 साल के लिए इफेक्टिव होगी। पहले साल में 12%, दूसरे साल में 11.5% और तीसरे साल में जो सेफगार्ड ड्यूटी होगी 11% लगाने का फैसला किया गया है। और डीजीटीआर की ये सिफारिश के बाद इस तरह की कार्रवाई की। कल भी हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी कि जिसमें चीन का जो स्टील एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। और सरकार के जो ये सेफगार्ड ड्यूटी है चीन, वियतनाम और नेपाल के इंपोर्ट पर लागू होंगे, क्योंकि नेपाल के रूट के जरिए भी चीन के बहुत सारे स्टील आते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हेमंत देवंगन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिगमिंट से हैं, स्टील प्रोडक्ट्स के हेड भी हैं, वहाँ पे एजीएम है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, एक बार फिर से आपने वक्त निकाला। सर बताइए, इस खबर से घरेलू इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? कल भी हमने ये सवाल पूछा था आपसे, किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा हम इंपोर्ट पे निर्भरता हमारी ज्यादा थी और हमारी इंडस्ट्री को ज्यादा हिट कर रही थी? इसका कुछ ब्रेकअप भी अगर दे दे तो बेहतर होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई है। तो अभी स्टील इंडस्ट्री के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, कि सेफगार्ड ड्यूटी जो है स्पेसिफिकली फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है। और ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जो कि गवर्नमेंट ने लगाया है और ये सभी कंट्रीज के लिए लागू है। एक मैं ब्रेकअप बता देता हूँ कि फ्लैट स्टील इंपोर्ट्स किस कंट्री से सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आता है चाइना, सेकंड इज साउथ कोरिया एंड थर्ड इज जापान। और अदर कंट्रीज भी है जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया। तो ये सभी कंट्रीज के ऊपर लागू होगा और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज रहेंगे वो ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे। और ये एक 3 साल के लिए अवधि के लिए लगाया गया है, जो कि आपने जैसे बताया 12%, 11.5% एंड 11%। तो ये 21 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी प्रोविजनल ड्यूटी लगा था 200 दिन के लिए। ये एक्सटेंड करके 1 साल के लिए 12% लगेगा और 2026 21 अप्रैल से लेकर 2027 तक 11.5% और 2027 से लेकर 2028 तक ये 11% लगेगा। तो हम दिखा रहे हैं सर। धन्यवाद। ये बता दीजिए कि घरेलू कौन कौन सी ऐसी स्टील कंपनियां होंगी जिनको ज्यादा इसका फायदा हो सकता है, जो इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा है? जैसे फ्लैट स्टील की आप बात कर रहे थे, चीन, कोरिया, जापान, यहाँ से ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको इसका फायदा मिल सकता है ज्यादा? जितने भी प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स है जो ब्लास्ट फर्नेस रूट से स्टील बनाते हैं, जिसमें जो एचआरसी एज अ मेजर प्रोडक्ट एचआरसी एंड प्लेट्स आता है, जिसमें कंपनीज लाइक जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एएमएनएस एंड अदर जो भी फ्लैट स्टील प्रोड्यूसर्स तो छोटे बहुत सारे यूनिट जिंदाल होंगे। स्टील जो कि जेएसपीएल पहले बोला जाता था। तो ये सब कंपनीज को इससे फायदा होगा। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां जो यहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील आज के सत्र में सबसे बड़ा टॉप गेनर भी था, और टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनी और बाकी छोटे यूनिट्स बहुत सारे ऐसे होंगे, उनको भी इसका फायदा होगा। अब आखिरी सवाल हेमंत जी आपसे होगा, क्या आगे चलकर हमारा रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के सेफगार्ड की तो जरूरत है ही, और क्या वो पैरिटी मिल पाएगी हम एक्सपोर्ट के लिए? क्या वो पैरिटी मिल पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है, चीन का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक मेजर जरूरी था जो कि लाना था गवर्नमेंट को, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ला दिया है। और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने काफ़ी कैप्टिव इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। और इससे एक्सपोर्ट में क्या बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी एक रियलाइजेशन अच्छा मिल रहा है एज पर दी INR रेट्स एट एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट में अच्छे होने के आसार है और इंपोर्ट्स कम हो जाएगी हमारी, जो कि लास्ट ईयर लगभग 11 मिलियन टन का इंपोर्ट्स हुआ था, बोथ फ्लैट्स एंड लॉन्ग्स मिला के, जो कि इस साल 13% घटा है और एचआरसी में ये 28% घटा हुआ है। तो इंपोर्ट्स के लिए ये इंपोर्टर्स के लिए नुकसान है और एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इट इज़ अ गुड न्यूज़। फिर आपका हेमंत जी, आपने वक्त निकाला और ये पूरे मार्केट की एनालिसिस करके बता दिया कि क्या कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री में और कितना फायदा हमारी घरेलू इंडस्ट्री के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं, उनसे जानेंगे गोल्ड और मेटल्स पर उनकी राय समझेंगे। चलो कर लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कमजोरी नजर आ रही है। MCX पर सोना 1000 रुपये से ज्यादा कमजोर है, फिलहाल 1,35,390 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं देखिए कॉमिक्स पर भी देखें तो यहाँ पर भी 1% से ज्यादा की कमजोरी है, 4,300
$337 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। नवनीत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगी, सोने पर इस वक्त क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर भी दिख रही है और तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी अगर मद्देनज़र रखें तो क्या लेवल्स अब आगे आते हुए नजर आएंगे सोने में? एक क्विक जवाब दीजिएगा सर। कल के सेशन में हमने चांदी में एक मैसिव रिबाउंड देखा, बट सोना उस हिसाब से कैच नहीं कर पाया जिस तरह से चांदी में हमने रिबाउंड देखा। और आज के सत्र में चांदी में नरमी है और साथ साथ सोने में भी थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि जब तक 4340 का स्तर अब कन्विंसिंगली सोना ऊपर में ब्रीच नहीं कर जाता है, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए $60 से $70 की और फॉल के लिए। तो यहाँ से करीब करीब 1200 से 1500 पॉइंट का फॉल अगले 2-4 दिनों में आपको सोने में देखने मिल जाए, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी। ठीक है दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या लेवल्स अब सोने में आते हुए देख रहे हैं, क्या रणनीति बनाना चाहिए सोने को लेकर? जी बिल्कुल, 1,35,000 का एक मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि फॉल और गहरा सकता है और 1,33,800 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जो जितना भी बाइंग पड़ा है, आई थिंक 1,35,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और जो अपनी बाइंग पोजीशन है वो बिल्कुल यहाँ से इस लेवल से सेफ गार्ड करनी चाहिए। बाइंग पोजीशन को आप सेफ गार्ड करिए, 1,35,800 के लेवल पर खरीदारी करिए। टारगेट 1,36,400 का और एक एसएल जरूर लगाइएगा 1,35,500 का। नितिन सर, आपकी क्या रणनीति होगी सोने को लेकर? क्या आपको भी लग रहा है ये वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यू करेगी या फिर से हम अच्छी तेजी सोने में देखेंगे आने वाले दिनों में? मैम, सुबह 8:30 बजे से हम देख रहे हैं कि चाइनीज ट्रेडर्स जो है वो आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कल चाइनीज मार्केट क्लोज्ड है और शाम को जो है उनका जो क्लोजिंग सेशन होता है वो आज नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पे रहेगी और नीचे में $4,250 तक हम गोल्ड को आते हुए देख सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द गुड एक्यूमुलेशन पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड फॉर 2026। तो वहां पे अगर हम गोल्ड को बाय करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो यहाँ से 1,500 रुपए की और मंदी हमको देखने को मिल सकती है, वहां से फिर हम गोल्ड को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में हमारा मानना है कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 142 से लेके 145 के टारगेट जो है वो एमसीएक्स में देखने को मिल जाएंगे। बट दिस इज द टाइम जिसको हम कहते हैं ना सेल में चीजें उठाने का। तो चूंकि सिल्वर जो है वो 18,000 की पैरिटी पे चल रही है इंडियन मार्केट्स में, तो वहां पे हम हाथ नहीं लगा रहे, पर गोल्ड में डेफिनेटली बाय करके लेके जा सकते हैं। और ऊपर में हम वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड बाउंस इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी। यानी जनवरी में 15 से 30 के बीच में फिर से नया रिकॉर्ड 1,42,000 से 1,45,000 का, यहाँ से 1,500 रुपए की करेक्शन की संभावना है, लेकिन ये आपके लिए बाइंग का मौका भी होगा। नवनीत जी, एक छोटा जवाब कॉपर पर दे दीजिए, ये भी चांदी की तरह काफी वॉलेटाइल हो गया है, आगे क्या होगा कॉपर में सर? कॉपर में भी चांदी की तरह 100 रुपए के आसपास की डिस्पैरिटी चल रही है। मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक जो डोमेस्टिक बाजारों में ट्रेड करते हैं थोड़ा सा इससे दूर रहिए। 100 रुपए का डिस्पैरिटी 7.5-8% के आसपास का डिस्पैरिटी है। जिंक और एल्यूमिनियम में कोई खास डिस्पैरिटी नहीं है, वहां पे निवेश की स्ट्रेटेजी बनाई है, वहां पे बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। कॉपर में भी मीडियम टर्म की अवधि में तेजी है, बट वो एलएमई पे होगी। यहाँ पर डोमेस्टिक स्तरों में हमें देखने मिलेगा कि अगले कुछ दिनों में शायद एलएमई में रिबाउंड आ जाए, बट डोमेस्टिक मार्केट में उतना सारा रिबाउंड या उतना सारा हमें ट्रैक्शन ना देखने मिले। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी करना चाहिए। जब ये प्रीमियम्स कम हो जाएंगे तभी इसमें निवेश की अवधि स्ट्रेटेजी बनाई है। 10 सेकेंड में सुमानी जी आप अपने लेवल्स बता देंगे क्या मेटल्स की कॉल के? बिल्कुल, जैसा नवनीत ने कहा है कि एल्यूमिनियम इज अ सेफर जोन। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम जो है ज्यादा मुनासिब है बाय करना 295 के अराउंड, 301 305 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 292 का। कॉपर मुझे लगता है कि 1275 1278 की स्टॉप लॉस से बाय बन सकता है। मौजूदा स्तर पर भी आप निवेश कर सकते हैं। दोबारा 1310 1320 के लेवल से दिखा सकता है। शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का लेवल स्क्रीन पर है, नोट कर लें। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बता दिया फटाफट से गोल्ड सिल्वर और मेटल्स को लेकर। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। मुझे और तिरपी को दीजिए इजाजत, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। FNO जंक्शन में जल्द लौटते हैं।